हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं CIMS का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे द प्रोडक्ट साइकिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है? प्रोडक्ट साइकिल इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट साइकिल जो है वो उन सभी एक्टिविटीज़ को और उन फंक्शंस को इंक्लूड करती है जो कि नेसेसरी हैं फॉर द अकम्प्लिशमेंट इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्ट साइकिल रिप्रेजेंट करती है। और प्रोडक्ट साइकिल मेनली कस्टमर्स और मार्केट्स के द्वारा ही ड्रिवन की जाती है, यानी कि उनके द्वारा ही चलती है। जैसे हमारे कस्टमर्स और मार्केट की डिमांड होगी, उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट साइकिल बनेगा। सो इट इज़ रियलिस्टिक टू थिंक ऑफ दीज एज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर मार्केट्स रादर देन वन मोनोलिथिक मार्केट। यानी कि ये मोर रियलिस्टिक होगा ये सोचना कि हमारी जो साइकिल है वो बहुत सारे मार्केट्स की रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। यानी कि जो प्रोडक्ट साइकिल का लेआउट है ये हर एक प्रकार के इंडस्ट्रीज़ और हर एक प्रकार के मार्केट के हिसाब से फिट बैठता है, रादर देन वन मोनोलिथिक मार्केट। जो प्रोडक्ट साइकिल बनी है ये किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की एनालिसिस करके नहीं बनी। ये जो प्रोडक्ट साइकिल है ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और सारे ही मार्केट के अंदर ये फिट बैठती है। तो देखें हम ये सबसे पहले ये स्टार्ट होती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमको बनाना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट का आइडिया हमारे दिमाग में आता है। फिर उस आइडिया के ऊपर डिज़ाइन इंजीनियर वर्क करता है और उसको एक फॉर्मेट देता है, एक डिज़ाइन बनाता है। जिस भी इस टाइप का हमको प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले उसका आइडिया आएगा, फिर फाइनली हम उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन बनाने के बाद हम जाते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर। ड्राफ्टिंग के अंदर हम पेपर पे उस डिज़ाइन को प्रेजेंट करते हैं और उसको कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर द ड्राफ्टिंग आवर डिज़ाइन गोज़ टू द आफ्टर ड्राफ्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोसेस प्लानिंग। इस स्टेप के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस, अब हमको मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस लगेंगी, यानी बहुत सारी प्रोसेस एक रॉ मटेरियल के ऊपर हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि वो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट बन सके। तो जितनी भी प्रोसेसेस हमको उस रॉ मटेरियल पर करनी होगी उन सभी प्रोसेस की प्लानिंग हम करेंगे कि पहले कौन सी प्रोसेस होगी और उसके बाद कौन सी होगी। फॉर एग्जांपल पहले मशीनिंग होगी, उसके बाद मिलिंग होगी, उसके बाद ड्रिलिंग होगी। इस हिसाब से हम सीक्वेंस बनाएंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट हम पहली बार बना रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि वो हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट है और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, उन इक्विपमेंट्स को ऑर्डर करेंगे। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, यानी कि उस शेड्यूलिंग की जाएगी। शेड्यूलिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका आइडल टाइम रिड्यूस कर सकें, यानी कि कम से कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकें। इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। फिर फाइनली उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम भेज देते हैं। फाइनली उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और प्रोडक्शन होने के बाद क्वालिटी कंट्रोल होता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बने हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो उन प्रोडक्ट्स को वापस प्रोडक्शन में भेजा जाता है ताकि वो डिफेक्ट्स या वो उनके अंदर जो कमी है वो वापस से पूरी हो सके। और फाइनली क्वालिटी चेक हो करके उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर के पास मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये तो हमारी प्रोडक्ट साइकिल है। अब हम इनके एक एक पार्ट्स को, प्रोडक्ट साइकिल के एक एक पार्ट को डीपली पढ़ेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप देयर विल बी डिफरेंसेस इन द वे द प्रोडक्ट साइकिल इज एक्टिवेटेड। यानी कि जैसे हमने पहले देखा कि प्रोडक्ट साइकिल का लेआउट जो है वो हमने जैसा हमने देखा ये हमेशा चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप, कस्टमर के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देयर विल बी डिफरेंस इन द वे द प्रोडक्ट साइकिल इज एक्टिवेटेड। प्रोडक्ट साइकिल के एक्टिवेशन के अंदर डिफरेंस हो सकता है लेकिन लेआउट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब एक्टिवेशन के अंदर डिफरेंस होने का मतलब देखिए,
In some cases, the design function are performed by the customer and the product is manufactured by a different firm. यानी कि जो डिज़ाइन फंक्शंस हैं, यानी किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के द्वारा बनाया जाए और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो एक डिफरेंट फर्म के द्वारा की जाए। तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि भाई कस्टमर किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्यों करेगा और फाइनली फर्म है कस्टमर से डिज़ाइन लेकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो देखिए, इसको समझना बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कुछ एक अपना बड़ा प्रोडक्ट बना रही हैं और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे से स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, चाहे वो नट बोल्ट्स हों या और कोई फास्टनर्स हों या और कोई भी स्पेयर पार्ट्स जो उस प्रोडक्ट के अंदर लगने वाले हों। तो कई इंडस्ट्रीज़ जो क्या करती हैं, वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को खुद नहीं बनाती बल्कि दूसरी छोटी इंडस्ट्रीज़ को और छोटे वर्कशॉप को उनका ऑर्डर दे देती है। तो उन वर्कशॉप के लिए वो जो बड़ी इंडस्ट्री है जिसने उनको ऑर्डर दिया वो क्या हुए, उसके कस्टमर। और वो बड़ी इंडस्ट्री जब ऑर्डर देती है तो वो पूरा डिज़ाइन बना करके उन छोटी इंडस्ट्रीज़ को देती है या छोटे वर्कशॉप्स को वो पूरा डिज़ाइन बना करके देती है। तो वही बात यहाँ पर आ गई, द डिज़ाइन फंक्शन आर परफॉर्म बाय द कस्टमर। तो यानी कि जो वर्कशॉप वाला है उसका जो कस्टमर हुई, कौन कस्टमर हुआ उसका, वो कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री। उन्होंने उसको डिज़ाइन बना के दिया कि हमको इस डिज़ाइन के नट या इस डिज़ाइन के बोल्ट्स हमको चाहिए, और वो जो छोटी इंडस्ट्री है या वर्कशॉप है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। और इन अदर केसेस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द सेम फर्म। और कई केसेस में क्या होता है, जो इंडस्ट्री है वो डिज़ाइनिंग भी और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करती है। ठीक है, सो द वॉट एवर द केस, द प्रोडक्ट साइकिल बिगिनस विद अ कॉन्सेप्ट एन आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट। कुछ भी केस हो, यानी कि एक्टिवेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन हमेशा प्रोडक्ट साइकिल स्टार्ट होगी किससे, आइडिया और कॉन्सेप्ट से। जो हमने देखा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट साइकिल हमेशा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कल्टिवेटेड, रिफाइंड, एनालाइज्ड, इम्प्रूव्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ प्लान फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को कल्टीवेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फाइनली एक डिज़ाइन बनाया जाता है। फिर देन ड्राफ्टिंग के अंदर हमने देखा था, ड्राफ्टिंग के अंदर अब क्या होगा, द प्लान इज डॉक्यूमेंटेड बाय ड्राफ्टिंग अ सेट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स showing how the product is made and providing a set of specifications। अब फाइनली उसको पेपर पे उस ड्राइंग को उतारा जाता है और उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, डायमेंशंस प्रोवाइड की जाती है। देन अ प्रोसेस प्लान इज फॉर्मुलेटेड विच स्पेसिफाइज द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। जैसे हमने पहले देखा, ठीक उसी तरीके से प्रोडक्शन के अंदर भेजने से पहले उसकी एक सीक्वेंस डिसाइड की जाएगी कि सबसे पहले किस मशीन पे जाएगा हमारा प्रोडक्ट, फिर उसके बाद किस पे जाएगा, फिर उसके बाद किस पे, तो एक इसकी सीक्वेंस बनाई जाएगी। देन समटाइम्स न्यू इक्विपमेंट्स एंड टूल्स आर टू बी एक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। और अगर कई बार हमको नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो हम उसको ऑर्डर कर देंगे। फिर शेड्यूलिंग वाला, शेड्यूलिंग प्रोवाइड्स अ प्लान दैट कमिट्स द कंपनी टू मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन क्वान्टिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट बाय सर्टेन डेट्स। अब शेड्यूलिंग करने से क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि शेड्यूलिंग करने से हमारे प्रोडक्शन का आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको मान लो मशीन ए से मशीन ए के अंदर उसका पूरा वर्किंग हो गई, उसके ऊपर मशीनिंग हो गई, अब हमारा प्रोडक्ट मशीन बी के अंदर जाने वाला है, तो ए और बी के अंदर, ए में से निकलने के बाद और बी के अंदर जाने से पहले अगर उस प्रोडक्ट को वेट करना पड़ रहा है तो वो उसके लिए एक आइडल टाइम है, यानी कि उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा, वो टाइम तो सिंपली वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो शेड्यूलिंग में हम इस तरह से हमारे प्रोसेसेस को शेड्यूल करते हैं, इस तरह से हमारे मशीन्स की सीक्वेंस को शेड्यूल करते हैं ताकि आइडल टाइम रिड्यूस हो सके। और शेड्यूलिंग प्लान से हमको क्या पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट तक हम मैक्सिमम कितने अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, शेड्यूलिंग प्रोवाइड्स अ प्लान दैट कमिट्स द कंपनी
टू मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट बाय सर्टेन डेट्स, कि किसी शेड्यूलिंग प्लान के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट तक इतने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना लेगी. वंस ऑल दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड द प्रोडक्ट गोज इनटू प्रोडक्शन फॉलोड बाय क्वालिटी टेस्टिंग एंड डिलीवरी टू कस्टमर. फिर फाइनली प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है. नाउ अब प्रोडक्ट साइकिल के ऊपर कैड और कैम का क्या इम्पैक्ट आया. कैड और कैम का इम्पैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का मेन फोकस इसी के ऊपर है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ऑटोमेट ड्राफ्टिंग आर यूटिलाइज्ड इन द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो जैसे पहले हमारा क्या होता था, डिज़ाइनिंग होती थी और ड्राफ्टिंग होती थी. अब डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग के ज़रिए हो जाती है. यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से, कंप्यूटर की मदद से अब हमारी डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग हो जाती है. फिर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोसेस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टू परफॉर्म दीज फंक्शंस मोर एफिशिएंटली. अब प्रोसेस प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो पहले ह्यूमंस के द्वारा, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा बैठ करके एक टीम बना करके डिसाइड की जाती थी कि भाई कौन सी प्रोसेस हम पहले करें ताकि जिससे हमारा आइडल टाइम भी रिड्यूस होए. प्रोसेस प्लानिंग और शेड्यूलिंग, अब ये जो टास्क थे जो मैनुअली होते थे पहले, अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से होने लग गए. देन कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. अब कंप्यूटर्स यूज़ होने लग गए प्रोडक्शन के अंदर. जैसे देखिए हमारी ये जो प्रोडक्शन साइकिल थी, जैसे हमने पढ़ी पहले, वैसी की वैसी ही है, बस कुछ इसके अंदर नए फीचर्स ऐड हो गए. जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होने लग गया, जो कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन इंजीनियरिंग पहले हुआ करता था. अब ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से इजीली रन होने लग गई. फिर कंप्यूटर ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग भी और डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्यूटर की मदद से होने लग गया. प्रोसेस प्लानिंग जो थी वो भी अब कंप्यूटर की मदद से होने लग गया. शेड्यूलिंग जो थी वो भी कंप्यूटर की मदद से होने लग गया. फिर कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स, मशीन्स एट्सेट्रा. जो कंट्रोल था प्रोडक्शन के अंदर, जो पहले ह्यूमंस के द्वारा होता था, अब वो कंट्रोल भी कंप्यूटर्स के पास आ गया. और प्रोडक्शन के अंदर छोटे मोटे लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए जो हमारे मैनुअल वर्कर्स हमको चाहिए होते थे, उनकी जगह रोबोट्स ने ले ली. और फाइनली अब क्या हुआ, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो क्वालिटी का कंट्रोल था, क्वालिटी चेकिंग थी, जो ह्यूमंस के द्वारा होता था, वो भी अब कंप्यूटर द्वारा होने लग गया. इन क्वालिटी कंट्रोल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म इंस्पेक्शंस एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन द प्रोडक्ट. तो फाइनली हमारे जो कंप्यूटर हैं उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फाइनली उसको डिस्पैच कर देते हैं कस्टमर और मार्केट के पास. तो ये हमने देखा कि प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है और कैड और कैम का, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का क्या इम्पैक्ट आया है हमारे प्रोडक्ट साइकिल के ऊपर. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना और अगर कुछ कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट. थैंक यू. गुड बाय.